हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताने के लिए बोला था कि उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या है, कौन कौन सी सीट्स कौन से कॉलेज में हैं, आफ्टर बीएड एडमिशन कहाँ होता है, क्या नहीं होता है। वो पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। लेकिन एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं। पहली बात ये कि DU बीएड भी दो तरीके का होता है, एक बीएड स्पेशल होता है और एक बीएड नॉर्मल होता है। ठीक है, अब उसके अंदर सब्जेक्ट सिलेक्शन है और बाकी सारी चीज़ें हैं, वो कैसे होनी है, क्या होनी है, वो मैं आपको इसके अंदर अच्छे से डीपली डिस्क्राइब कर देती हूँ। सबसे पहले हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड स्पेशल के बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। बीएड की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ एजुकेशन होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हैं तो आपको 50% ग्रेजुएशन में लाने हैं, और अगर आप साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं तो आप लोगों को 55% एटलीस्ट ग्रेजुएशन में चाहिए। ठीक है, बाकी तो वैसे भी नॉर्मली 60% तो हर जनरल कैटेगरी में चाहिए ही चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से नहीं है। यहाँ पर हर बच्चा जो आर्ट्स का है, चाहे वो SC ST OBC EWS जनरल जो भी है, उसको 50%, एंड जो बच्चा कॉमर्स और साइंस का है उसको 55% चाहिए। ठीक है, अब ये जो मैंने लास्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन लिखा है, आप बीएड करने से पहले, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं MA कर लेते हैं या कोई और PG कोर्स कर लेते हैं, तो आप वो करने के बाद भी बीएड दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि मैम मैंने MA कर लिया है तो क्या अब मैं बीएड कर सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और अगर आपने MA नहीं भी करा है तो ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड का फॉर्म अप्लाई करके, एंट्रेंस या प्रिपरेशन करके, पेपर देकर आप अपना बीएड क्लियर कर सकते हैं। कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप पहले MA ही करो। ठीक है, आप बाद में भी MA कर सकते हो। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ का टीचर बनना है, क्लास का बनना है, कॉलेज का बनना है, या फिर सीनियर सेकेंडरी का बनना है, क्या करना है। ठीक है, तो उसके लिए तो मैं आपको पहले से ही वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हो कि इनकेस आपको किस चीज़ का टीचर बनना है। अब बात आती है सब्जेक्ट क्राइटेरिया की। तो देखो जी, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सब्जेक्ट क्राइटेरिया पेडागॉजी के हिसाब से रखा जाता है। ठीक है, एक कॉल्ड पेडागॉजी एक सब्जेक्ट है, और उसके अंदर जो दो सब्जेक्ट रखे गए हैं पेडागॉजी सब्जेक्ट्स के अंदर, उनमें से कोई भी दो को आपको चूज़ करना है। जस्ट एग्जाम्पल, साइंस वाले बच्चे, ठीक है, साइंस यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंटीग्रेटेड साइंस में से कोई भी दो सब्जेक्ट्स को चूज़ करोगे। ठीक है, एक बात याद रखना कि ये वो सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो आपने पढ़ रखे हों। ठीक है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ रखे हों और स्कूल टाइम में भी पढ़ा हो। चलो ठीक है, स्कूल टाइम तो थोड़ा पीछे हो गया, लेकिन ग्रेजुएशन में तो आपको एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ मैं कि जो भी सब्जेक्ट्स आप चूज़ करो, जो भी सब्जेक्ट चूज़ किए जाएंगे, वो सब्जेक्ट मिनिमम 200 मार्क्स के आपके पढ़ने होने चाहिए। अब बच्चा मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम ये 200 मार्क्स का क्या चक्कर है। ग्रेजुएशन में आपके तीनों साल में, चाहे आप एनुअल मोड के स्टूडेंट हो या सेमेस्टर मोड के, ठीक है, सेमेस्टर वालों के 2-2 सेमेस्टर हुए पर ईयर, एनुअल मोड के पूरे मिलाकर पेपर हुए एक साल में। तो उसमें आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे आपने साइंस में बायोलॉजी चूज़ किया और बायोलॉजी के साथ आपने मैथमेटिक्स चूज़ किया, तो आपके पास ये दो सब्जेक्ट UG में थे तभी आपने चूज़ किया, और एटलीस्ट आपको इन दोनों सब्जेक्ट को पूरे 3 साल में मिलाकर 200 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। ठीक है, तो उसके पूरी कंप्लीट डिग्री जो UG और PG की होती है, जस्ट लाइक अगर आपने PG भी करा है तो उसको मिलाकर 200 मार्क्स का आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ रखा हो। ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो, एग्जाम्पल से बता देती हूँ। लेकिन एक चीज़ और कि साथ में उस सब्जेक्ट में टोटल आपके 50% आए हों। ये नहीं कि पासिंग मार्क्स 24 आ गए, 30 आ गए और आप पास हो गए। मान लो आपने बायोलॉजी पढ़ी है, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स आपने दो सब्जेक्ट इसमें चूज़ करे हैं, और
इसके साथ आपको ग्रेजुएशन में भी ये सब्जेक्ट थे तभी तो चूज़ करें हैं ना, विदाउट ग्रेजुएशन आप चूज़ नहीं कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आपने सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़े हैं आप वो ही चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई और चूज़ नहीं कर सकते हो। तो जो आपने पढ़ा उसके अंदर 50% आपको स्कोर करना होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी सब्जेक्ट का मान लो 200 मार्क्स का आपने पढ़ रखा है, तो मिनिमम आपको 100 मार्क्स तो उसमें पाने ही हैं, तब जाकर वो 50% मार्क्स हो जाएंगे। फिर अगर किसी सब्जेक्ट का 500 मार्क्स का पढ़ रखा है तो उसमें 250 होने चाहिए, किसी का 300 मार्क्स का पढ़ रखा है तो 150 मार्क्स होने चाहिए। और जब किसी भी सब्जेक्ट जो चूज़ किया है उसके अंदर 50% रहेगा आपकी जो परसेंटेज है, तभी उस सब्जेक्ट को आप चूज़ कर सकते हो, फिल कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत है। आपने जो भी लैंग्वेज इसमें से पढ़ रखी है वो लैंग्वेज आपको रखनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास संस्कृत भी रही है पीजी या यूजी में। जैसे बच्चे संस्कृत ऑनर्स ले लेते हैं या फिर संस्कृत एक मेन सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, एडिशनल चूज़ कर लेते हैं, या फिर एमए इन संस्कृत करते हैं, तो वो वाली बात यहाँ पर है, तब आप संस्कृत चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही चूज़ करने पड़ेंगे। एक चीज़ और स्टूडेंट्स ये पूछेंगे मुझसे, मैं पहले ही डाउट्स को आपको यहाँ क्लियर करती जा रही हूँ कि मैम हमने तो एडिशनल सब्जेक्ट में हिंदी और हिस्ट्री चूज़ करा है लैंग्वेज में, और तो हम क्या करें। देखो, पहली बात तो हिस्ट्री कोई लैंग्वेज नहीं है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है। और अगर आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश नहीं पढ़ी है तो भी आपको इंग्लिश और हिंदी ही चूज़ करनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी सेमेस्टर में नहीं पढ़ी होगी, किसी एक सेमेस्टर में तो आपने इंग्लिश ली ही ली होगी 100%, तो आपको इंग्लिश और हिंदी चूज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद है सोशल साइंस के अंदर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस है। अपना दोनों सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से ध्यान से चूज़ करके लेना। ठीक है, इन सब के सिलेबस मैंने आगे आपको बता रखे हैं वीडियो में, तो सिलेबस नोट करने के बाद ही आप इन सब्जेक्ट्स को चूज़ कीजिएगा। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि मज़े मज़े में ज्योग्राफी अच्छा लगा लिखा हुआ कि अरे तो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इसको चूज़ कर लो और बाद में पढ़ा ना जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदर सब्जेक्ट्स में कॉमर्स, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी है। इसमें से आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट्स को चूज़ करने हैं। ठीक है, और अदर लैंग्वेज में पंजाबी और उर्दू है। इन दोनों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, या फिर ये दोनों ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। और होम साइंस में आपको होम साइंस पढ़नी है। अब ये मत बोलना कि मैम बॉयज़ को भी पढ़नी है, गर्ल्स को भी पढ़नी है। बिल्कुल पढ़नी है, पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया गया है कि सिर्फ लड़कियाँ पढ़ेंगी या लड़के पढ़ेंगे, सबको पढ़नी है। ठीक है, इसके साथ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, अगर आपने यूजी और पीजी में पेडागोजी सब्जेक्ट्स में से किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल नहीं हो अगर आपने पेडागोजी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, तो ये गलत फहमी में मत रहना कि अरे यार फिल कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। कुछ नहीं होगा, पैसे वेस्ट जाएंगे, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। DU BEd के टोटल सीट्स जो हैं 438 सीट्स हैं, और नॉन एक्सेप्ट डिस्टेंस और प्राइवेट। दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर BEd करवाता है। और बच्चे जो मुझसे पूछ रहे थे कि मैम BEd रेगुलर ही होता है या ओपन भी होता है। बच्चों, ओपन और प्राइवेट होता है कि सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं, बट वो गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर पंजाब की, चंडीगढ़ की, दिल्ली से आउट जाकर, तो वहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली के अंदर जो कॉलेजेस हैं वो तो रेगुलर बेसिस पर ही, मैक्सिमम कॉलेजेस रेगुलर बेसिस पर ही BEd को करवाती हैं। ठीक है, एक चीज़ और दिमाग में रखो कि एक टीचिंग का कोर्स और एक लॉ का कोर्स ऐसा है जो ओपन से करना बिल्कुल फिजूल की बात है। आपको ना नॉलेज मिलेगी ना कुछ, सिर्फ डिग्री लेकर बैठना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? और इनफैक्ट प्राइवेट से भी अगर आप ये सब करते हैं तो आपको रेगुलर बेस पे पूरे वीक में MWF या फिर और अलग TTS करके बुला लिया जाता है, लेकिन हाँ वो पर्टिकुलर जो क्लासेस चलती है ना रेगुलर वाली, वो वाली नहीं हो पाती। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला कि मैम हम तो जॉब करते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो अब मुझे आप ये बताओ
कि अगर आप जॉब करते हो और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है तो TTS या MWF तो जॉब से छुट्टी मिलेगी नहीं आपको, है ना। तो सैटरडे संडे का मसला ये हो जाएगा कि जो बच्चा दिल्ली में रहता है उसके लिए डेली का अप डाउन सैटरडे संडे में वो भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और मैक्सिमम जॉब्स तो ऐसी हैं जो सैटरडे संडे को भी होती हैं, कुछ की फ्राइडे को छुट्टी होती है, कुछ की थर्सडे को होती है। तो प्लीज़ अपने अंदाजे से आप लोग कर लो, ये चीज़ मुझसे मत पूछो। बाकी मैंने इसमें आपको क्लियर कर दिया है कि क्या कैसे करना है। अब सब्जेक्ट कैटेगरी, अब ये जो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई है ना, DOE, LIC, MVC, ESPM, ये बच्चा आप लोगों के कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब आप लोगों के कॉलेजेस क्या हैं, पहले मैं आप इनकी सीट की बात करते हैं। साइंस वाले बच्चों के लिए DOE में 40 सीट्स हैं, LIC में नहीं है, MVC में 40 हैं और SPM में भी 20 हैं। लैंग्वेज के बेस पर 30 हैं, LIC में नहीं है, MVC में भी 30 हैं और SPM में 15 हैं, ठीक है। अदर सब्जेक्ट्स के DOE में 15, LIC में नहीं है, MVC में 10% है और SPM में 5 हैं। और अदर जो लैंग्वेज है वो DOE और LIC और SPM में बिल्कुल भी नहीं है और MVC में आपको 5 ही प्रोवाइड की गई हैं। सोशल साइंस और होम साइंस का भी बिल्कुल इसी तरीके से है, तो आप यहाँ पर इसको नोट कर सकते हो। अब मिलाकर टोटल सीट्स कितनी बनी, ठीक है। DOE की 125 बनी, LIC की भी 125 बनी, MVC की भी 125 बनी और SPMC की भी 63 बनी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन DOE जो है वो कोएड है, मतलब लड़का और लड़की दोनों एडमिशन ले सकती हैं। LIC है लेडी इरविन कॉलेज, लेकिन इसके अंदर कंपलसरी है होम साइंस बच्चे का पढ़ना, ठीक है। मतलब वो पेडागॉजी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग होम साइंस उसके पास होनी चाहिए। तो जो बच्चा ग्रेजुएशन में या PG में होम साइंस पढ़कर जा रहा है B.Ed करके, उसके पास होम साइंस होगी तभी उसको लेडी इरविन कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग इसको तो दिमाग से निकाल ही दो अगर आपने होम साइंस नहीं पढ़ी है तो। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन तो कोएड है, तो आप उसमें तो कर सकते हो। अब MVCE महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी कोएड है, ठीक है। इसमें भी आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन SPMC सिर्फ गर्ल्स का है, श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेंस, ओके। तो अगर आप लड़के हैं और आपके पास ऑप्शन अगर बचते हैं तो तैयारी के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन में ही एडमिशन मिल सकता है। इन केस आपने होम साइंस पढ़ रखी है तो आपको लेडी इरविन कॉलेज में भी मिल सकता है एडमिशन, ठीक है। बाकी लड़कियों के लिए तो SPMC ही दिया गया है। बाकी कोएड में भी एडमिशन ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती वुमेंस वाले में ही आपको जाना है। लेकिन होता है, जैसे बहुत सारी गर्ल्स ने पूछा था कि मैम ओनली गर्ल्स के लिए नहीं होता है, ये है वो है, तो इसके अंदर आपके डाउट्स को मैंने क्लियर कर दिया है। अब इन सभी कॉलेजेस की फ़ीस मैं आपको बता दूं आफ्टर एडमिशन, एंट्रेंस क्लियर होने के बाद। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की है 5170, MVCE महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन की है 8310 रुपीज़। LIC लेडी इरविन कॉलेज की है 34,985 और SPMC श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेंस की है 17,135 रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपकी फ़ीस है, सारी फ़ीस भी मैंने यहाँ पर बता दी है। बाकी जो मैंने आपको दिल्ली LLB का जो बताया था उसमें फ़ीस मैंने आपको नहीं बता रखी है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। तो जिन बच्चों ने मुझसे पूछा था उनको, या तो आपके फ्रेंड्स हैं या आप खुद ही हैं, तो आप लोग उनको बता सकते हैं और आप खुद भी ध्यान में रखिए। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या होता है सुनिए। टोटल क्वेश्चन जो हैं 100 होते हैं, मार्क्स 400 होते हैं, मतलब ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। MCQs होते हैं, कुछ रिटन नहीं लिखना होता है। ऑनलाइन मोड पे कंप्यूटर मोड में होता है। टोटल टाइम 2 घंटे दिए जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग 1 होती है। अगर आपने आंसर अपना कोई सा MCQ पे गलत टिक लगाया है तो अपने 1 मार्क्स खुद कम कर लेना, ठीक है। अब दूसरी चीज़, एक स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा कि मैम मेरी जो है मैथ्स थोड़ी वीक है, या फिर मेरी जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जो भी है वो उनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है आप रिकमेंड कीजिए। तो मैं और मेरी पूरी टीम आपको सिर्फ ये रिकमेंड करेगी कि आप लोग अगर एक भी सब्जेक्ट को
अपने आप में थोड़ा नहीं समझ पा रहे हो, प्रॉब्लम हो रही है, तो पहली बात तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे एक पुरानी दुश्मनी होती है कि हाँ यार स्कूल में भी धक्के मार मार के निकाला गया उस सब्जेक्ट से, तो वो सब्जेक्ट स्पेशली मैथ्स हो जाता है कभी कभी मैक्सिमम बच्चों के लिए। तो अगर आपको मैथ्स नहीं करना है तो मैथ्स आप स्किप करो, लेकिन जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनको इतना पक्का करो कि अगर मैथ्स के 4-5 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो तो बाकी के पूरे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट करो, गलत मत करो, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, फिर ऊपर से आप मैथ छोड़ोगे तो और भी दिक्कत देगा, तो फिर मार्क्स ही क्या आएंगे आपके, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपने मार्क्स भी लाने हैं, सब कुछ करना है। अब बात आती है सिलेबस की। सिलेबस की अगर बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड का सिलेबस के अंदर ये सारे आपके टॉपिक्स हैं: इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स, ठीक है। मैंने आगे सिलेबस डीपली डिस्क्राइब किया है, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख कर इनको रखो, उसके बाद ही अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करो। इंग्लिश में ये सारी चीज़ें आपकी आनी हैं। उसके बाद हिंदी में आपकी ये सारी चीज़ें हैं, जैसे ये नॉर्मली अनुच्छेद हैं और पर्यावरण, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान से करनी है, बहुत ध्यान से करनी है, बिल्कुल भी कोई भी चीज़ को स्किप मत करना, बेटर होगा। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को स्किप कर रहे हो तो उसको स्किप मत करना। सोशल साइंस के अंदर 4 सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं: हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अब हम पहले हिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। हिस्ट्री में आपको एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़नी है इंडिया की, एंड एक आपको लास्ट में पढ़नी है वर्ल्ड हिस्ट्री। इसका मतलब आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, जुडिशरी, हाई कोर्ट और ये सारा गवर्नमेंट का ये सब पढ़ना है। ज्योग्राफी में वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी दोनों पढ़नी है, ठीक है। इकोनॉमिक में ये मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखो और अपने नोट्स में सिलेबस पहले आप इसको लिख लो, ठीक है। इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस यहाँ पूरा हो गया। जनरल नॉलेज के लिए ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के लिए अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो एक सेपरेट बुक भी आती है, वो काफ़ी अच्छी बुक है, मैं आपको उसका नेम मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लेना चाहो तो ले सकते हो। अदरवाइज़ इन सभी बुक्स के लिए मतलब इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बता दिया है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करना, ठीक है। मैथमेटिक्स आपका यहाँ पे है। उसके अलावा मैथमेटिक्स के अलावा साइंस में 4 तरीके के टॉपिक्स आपको दिए हैं: फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एवरीडे साइंस। फिज़िक्स का सिलेबस आपको मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया है, इसको आप बहुत ध्यान से लिखो, देखो, और कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में बता दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये फ़िज़िक्स का जो सिलेबस था वो कंप्लीट है। ये केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो गई है, केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा अब आपकी आएगी बायोलॉजी के अंदर भी कुछ चीज़ें पर्टिकुलर आप क्लास 10th से या 9th से पढ़ते हुए आ रहे हो, बस उनको थोड़ा सा और डीपली आपको जाकर पढ़ना है, ठीक है। और ये एवरीडे साइंस के अंदर की साइंटिफिक इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, वैक्सीन्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इंपॉर्टेंट अलॉज, ब्लड ग्रुप्स और सेल्स, कंपाउंड्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड का जो पूरा चीज़ थी, सब चीज़ें, सिलेबस वगैरह, सीट्स, फीस सब क्लियर हो गई हैं। अब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड स्पेशल वाले की बात करते हैं। तो भाई इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ स्पेशल एजुकेशन, बीएड स्पेशल, बीएड एस के नाम से भी इसको जानते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन में 50% चाहिए, और इन केस आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो उसमें भी 50% ही चाहिए, नहीं करी है तो आप सीधा ग्रेजुएशन के बेस पर भी आ सकते हो, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें सब्जेक्ट क्राइटेरिया की, तो इसका भी सेम कुछ ऐसा ही बात है। लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश है, मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस में इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस आपको दी गई है, और साइंस के अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी दी गई है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर कि मतलब इट विल कंटेन्स 100 क्वेश्चन इन MCQ फॉर्मेट और 4 मार्क्स ईच, ठीक है। सेम टू सेम बीएड की तरह ही है कि 1 मार्किंग आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 100
क्वेश्चंस होंगे, 400 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, 2 घंटे पेपर के लिए दिए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और सब्जेक्ट नॉलेज अप टू क्लास 10th लेवल इन हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस, ठीक है। टोटल मार्क्स इसी के टोटल मिला के 400 आएंगे। रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस मतलब जनरल नॉलेज आपकी 120 मार्क्स की है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 80 मार्क्स के हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट जो हैं 200 मार्क्स की हैं, ठीक है। अब इनको भी आप लोगों को कहाँ से कैसे क्या पढ़ना है वो चीज़ भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर चुकी हूँ। एक चीज़ यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि SC ST के पेपर साथ होंगे, लेकिन उनकी जो मेरिट लिस्ट होती है वो सेपरेट रेडी होकर आती है, ठीक है। तो SC ST को पेपर में आने से पहले किसी भी मजिस्ट्रेट, किसी भी कलेक्टर, कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर जो भी आपके एरिया में, मतलब ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उनसे सबमिट सर्टिफिकेट बनवाना होगा कि हाँ ये SC ST है, मतलब प्रवेश पत्र, सबमिट सर्टिफिकेट को प्रवेश पत्र कहते हैं, वो SC ST स्टूडेंट्स को बनवाना होगा किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या फिर कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर वगैरह वगैरह, इन सब से। OBC की मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो 45% है, 45 से 50%, ठीक है। जनरल की तो 50% मैंने आपको बताया ही है, 55 भी हो। एक चीज़, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो प्लीज़ अपनी स्टडी को ना थोड़ा अच्छे से ही किया करो, क्योंकि आपके हर जगह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50 या 60% मांगा जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम DO MA की बात करें तो जनरल के लिए वहाँ पे 60% मांगा जाता है, ठीक है। अब यहाँ मुद्दे पे वापसी आते हैं, ठीक है। तो ये लोग मैंने आपको बता दिया है, और SC ST के लिए 40% ही रिकमेंड की गई है BEd स्पेशल के अंदर। BEd स्पेशल का जो फर्स्ट ईयर का सारे आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो भी मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स भी आप लोग अगर चाहो तो लिख के रख सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सेकेंड ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ें तो हॉस्टल अकोमोडेशन, द हॉस्टल विल बी प्रोवाइडेड ओनली द आउट स्टेशन विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्टल सीट्स इन बोथ मैन एंड वुमेन्स हॉस्टल, ठीक है। आउट स्टेशन बच्चा जो दिल्ली से बाहर का है, ये नहीं कि दिल्ली में रहता है और 3-4 घंटे की दूरी पे घर है उसका, तो बच्चा आप पास में PG लेके रह लो, लेकिन हॉस्टल आउट स्टेशन स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, दिल्ली का कोई भी स्टूडेंट होगा उसको नहीं मिलेगा। इसके अंदर एक चीज़ और आपको क्लियर करूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का चाहे आप कोई भी कोर्स में एडमिशन लो, जैसे मैंने DU LLB का आपको बताया कि नेक्स्ट ईयर में अपीयर होने के लिए आपको 75% चाहिए। जैसे स्कूल में आप रेगुलर जाते थे ना, डेली आपको जाना है, बहुत ही मजबूरी में, बीमारी में या कुछ प्रॉब्लम आ गई उसमें एक आध छुट्टी ले ली, वो वाली चीज़ बिल्कुल स्कूल जैसा है। वैसे ही BEd स्पेशल और नॉर्मल BEd में भी है, 75% आपकी फ़र्स्ट ईयर में होगी, तभी आप नेक्स्ट ईयर में भी अपीयर होगे, एलिजिबल होगे, अदरवाइज़ आप नहीं होगे। दोबारा जाओ, एंट्रेंस दो, फिर आकर बैठो, ठीक है। बाकी बैक वाला जो सिस्टम है वो यही है कि आपकी 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में बैक नहीं आनी चाहिए, वरना आपको अपना सेमेस्टर और ईयर रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। और PG के मतलब ये जो एंट्रेंस बेस्ड कोर्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इनके तो कुछ अलग ही चीज़ें हैं कि कुछ कोर्सेज़ में ऐसा भी है कि अगर 5 सब्जेक्ट में फ़ेल है तो अगेन एंट्रेंस देकर अपना क्लियर करके आना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप लोग अगेन, जैसे कॉलेज में BA में हो जाता है कि 3 सब्जेक्ट में बैक लग गई तो कोई नहीं, दे दिया अगेन आगे, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के BEd के कंप्लीट प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब कोई भी क्वेश्चन या डाउट आ रहा हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिएगा। और आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना, वहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और आपके मैक्सिमम लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करे हैं कि आपको स्टडी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, कौन सी कंपलसरी बुक्स आपको परचेस करनी ही करनी है। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।